हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 पर। ठीक है, वैसे हमारी ये मतलब अगर देखें तो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, जो हमारी 40 लेक्चर की क्लासेज है, जिसमें हम पूरे ईयर के जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स में भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू सस्टेन एन एक्टिविटी और पॉपुलेशन। कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक मतलब टोटल एरिया जितना हमें चाहिए है पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, उसको बोलते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उसी को बोलते हैं कि हमें कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए कितना एरिया चाहिए। ठीक है, इसी को मापने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल एक रिपोर्ट निकालते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे, जो बताती है कि मतलब कितने नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है इस अर्थ पे पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, और अगर उसकी उस रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो वो क्या बताती है कि डेवलप्ड कंट्री में जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट की जाती है वो क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज में जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट की जाती है वो क्या है? अनसस्टेनेबल। वो क्या है? अनसस्टेनेबल। लेकिन जो इंडिया में जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट की जाती है वो क्या है? सस्टेनेबल। ठीक है, वो क्या है? सस्टेनेबल है। और हमारे लिए तो एक ही अर्थ सफिशिएंट है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अगर ऐसे ही वो रिसोर्सेज को यूज करते रहे तो 5 अर्थ्स की उनको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या? अर्थ ओवरशूट डे। देखो, अर्थ ओवरशूट डे ना वो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। अर्थ ओवरशूट रिपोर्ट क्या इंडिकेट करती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है और इंडिया का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है। अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो उनका 8 से लेकर 4 तक है, और इंडिया की बात करें तो उनका 0.9 के आसपास है। ठीक है, तो वही वो बता रहे हैं कि जो अर्थ ओवरशूट डे है वो आजकल क्या कर रहा है? गिर रहा है, फॉलिंग। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमैनिटी है वो करंटली जो नेचर है उसको 1.75 टाइम्स फास्टर यूज कर रही है, जितनी वो खुद को रिप्लेनिश कर सकती है, उस रिजनरेट कर सकती है। उसके कंपैरिजन में वो अपने उसको क्या कर रही है? जब फास्ट जो पॉपुलेशन है वो उसको यूज कर रही है रिसोर्सेज को। तो यही है कि अर्थ ओवरशूट दे कितना मतलब कितना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपको पता चल गया कितनी लैंड रिक्वायर्ड है कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? करेक्ट होगी। और अगर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, आप आंसर लगाओ और जल्दी से देखो, इसका आज हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसाद स्कीम के बारे में बताना है। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। तो जो प्रसाद स्कीम है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। किसने किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया, ना कि इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, इसका मतलब हमारा क्या हो गया? 2 स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग होगी। अब हमारी 3 तो ठीक ही है, मतलब ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। ठीक है, थर्ड तो ऑटोमेटिकली करेक्ट होगी। सेकंड देखो, इट एम्स टू कंजर्व एंड रिवाइटलाइज इंडियाज हेरिटेज सिटीज टू रिप्रेजेंट देयर यूनिक कैरेक्टर। ये क्या करती है? कंजर्व और रिवाइटलाइज करने की कोशिश करती है इंडिया की जो हेरिटेज सिटीज है, टू रिप्रेजेंट देयर यूनिक कैरेक्टर, अब उनके यूनिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मेन चीज इसका क्या है? देखो, प्रसाद की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे ना, प्रसाद की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम। ठीक है, कब आई थी वैसे? ये 2014-15 में आई थी। कब आई थी? 2014-15 में आई थी। और इसमें क्या किया जाता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की जाती है। जो भी आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज साइट्स हैं, हेरिटेज डेस्टिनेशन है, उनका क्या किया जाता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज उसमें की जाती है। तो इसमें मेन चीज क्या है? इसमें मेन चीज क्या है? इंडिया की जो पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज साइट है उनको कंजर्व किया जाएगा। इसमें क्या लिख रखा है? इंडियाज की ओनली हेरिटेज साइट को उसमें किया जाएगा। इंडिया की जो पिलग्रिमेज वाली साइट्स है ना उनको मेनली इसमें क्या किया जाएगा? वो रिकंजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसकी मेन है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हमारी रॉन्ग होगी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की जाएगी जो भी आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज साइट है और हेरिटेज डेस्टिनेशन है उनका। ठीक है, दूसरी चीज जो प्रसाद, देखो पहले इस प्रसाद स्कीम का नाम था PRASAD। ठीक है, प्रसाद से ये स्कीम बनी PRASAD।
SHAD, ठीक है, ये प्रसाद बनी है। और ये नेम कब चेंज हुआ है इसका? 2017 में इसका नेम चेंज हुआ है, ठीक है, याद रखना इसका नाम कब चेंज हुआ है? 2017 में इसका नाम चेंज हुआ है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हड़प्पन सिटी धोलावीरा के बारे में हमें बात करनी है। किसके बारे में? धोलावीरा के बारे में। फर्स्ट टिल डेट नो मोर्टल रिमेन्स ऑफ ह्यूमंस हैव बीन डिस्कवर्ड इन धोलावीरा। धोलावीरा में आज तक कोई भी मोर्टल रिमेन्स नहीं मिले, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज नोन फॉर इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी लेयर डिफेंसिव सिस्टम। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये अपने यूनिक कैरेक्टर्स के कारण जानी जाती है। और यहाँ पे क्या फोर्टिफाइड सिला है, सिटाडेल है, सॉरी फोर्टिफाइड सिटाडेल है, मिडिल टाउन है, लोअर टाउन है, जिसमें वॉल्स है सैंडस्टोन की और या लाइमस्टोन की जो बनी हुई है इंस्टेड ऑफ जो मड या ब्रिक्स की बनती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉपर जो स्मेल्टर है उसके रिमेन्स भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जो लोग हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो मेटलर्जी भी जानते थे, ठीक है। तो दोनों ही इसकी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया? सी, ठीक है, आंसर इसका क्या आ गया? सी। ये देखो, ये है कुछ हमारी क्या हड़प्पन सिटीज, ठीक है, ये है हमारी कुछ क्या हड़प्पन सिटीज। इसमें कौन कौन सी साइट है? देखो ये है साइट कौन सी? धोलावीरा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? धोलावीरा, ठीक है। ये कहाँ पे है? गुजरात में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद वहीं पे क्या है? लोथल भी है, गुजरात में ही लोथल भी है और गुजरात में रोजडी भी है। क्या है? तीन जगह धोलावीरा, लोथल, रोजडी, ये तीनों जगह कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद देखो ये चानो दारो, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। देखो इधर का एरिया इधर आ गया। चानो दारो कहाँ पे? पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, ठीक है। नल जगह कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुत का गेंदोर, सुत का गेंदोर, ये भी कहाँ पे है? इधर ही है, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा, देखो हड़प्पा कहाँ पे है? उसके बाद ये भी कहाँ पे? पाकिस्तान में है। उसके बाद ये राखीगढ़ी इंडिया में है, ठीक है। रोपड़ ये भी इंडिया में है, ठीक है। कालीबांगन, ठीक है। ये सारी जो जगह है ना, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फरमाना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये क्या है? सारी हड़प्पन सिटीज हैं, ठीक है। ये सारी हड़प्पन सिटीज हैं यहाँ पे, तो आप याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? द बागराम एयरबेस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये तो आपको पता होना चाहिए कि बागराम एयरबेस कौन से देश में प्रेजेंट है। बहुत ज्यादा यहाँ से अभी क्या हुआ था, लोग वहां से भागे थे हवाई जहाज के ऊपर चढ़ के, ठीक है। तो याद रखना ये कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है ये जगह? अफगानिस्तान में ये जगह है, ठीक है। अगर आपको कुछ जगह दिखाई जाए, एक मिनट रुकिए, ये देखो, ये क्या है? ये पूरा अफगानिस्तान का मैप है, ठीक है। ये अफगानिस्तान का मैप है और यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज और भी हैं, जैसे कि कंधार कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। फरा कहाँ पे? अफगानिस्तान में। हेरात सिटी, मज़ार शरीफ, कुंदुज, यहीं इसके आसपास है क्या? बागराम। और फिर यहाँ पे काबुल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं किसकी? अफगानिस्तान की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने हमें क्या करनी है? थोड़ी सी याद रखनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी जो है वो इंपॉर्टेंट सिटीज है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू गवर्नर ऑफ ए स्टेट। गवर्नर को कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है? सबसे पहले सेंडिंग ए रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल ये पावर उनको दी गई है, ठीक है, ये पावर इनको दी गई है। सेकंड है अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। देखो मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे तो उनको किसकी वो लेनी पड़ेगी? एडवाइस, सीएम की एडवाइस। तो इसका मतलब जो अपॉइंट करना मिनिस्टर्स को, ये उनकी डिस्क्रिशनरी वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई है तो अगर उसको सीएम को अपॉइंट करना है तो वो क्या कर सकते हैं? किसी भी मेजोरिटी वाली पार्टी से अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? रॉन्ग होगी। तो सेकंड तो नहीं होगा क्योंकि ये किसी से पूछ के ये डिसीजन लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर कट गई तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है। कि 3B एक रिजर्विंग कुछ बिल्स को पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल कुछ बिल्स को वो रख लेते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। फॉर द मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा थोड़ी ना कि वो रूल्स बनाते हैं, नहीं, वो रूल्स नहीं बनाते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर रॉन्ग, ठीक है। तो ये है क्या? गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर। और जो भी इसका डिटेल में होगा वो हमारा कहाँ पे करवाया जाएगा? पॉलिटी की सीरीज में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रेसिडेंट की हमें बतानी है इसमें। प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज हो जाता है किसी स्टेट में तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है प्रेसिडेंट को, उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन को ले सकता है एंड पावर्स, जो भी पावर्स उनको ले सकता है जो भी गवर्नर में वेस्टेड होती हैं, या फिर कोई भी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसके अंदर जो भी होती है वो सारी पावर्स जो है वो ले सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये कर सकता है। सेकंड है द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सी पावर जो है वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी स्टेट लेजिस्लेचर की। यही तो होता है प्रेसिडेंट रूल। किसके अंदर होता है? आर्टिकल 356 के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31, उसका आंसर क्या हो गया? सी। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? पॉलिटी के क्वेश्चन है और यही हम डिटेल में कहाँ पे करवाएंगे? पॉलिटी वाले सेक्शन में, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इंडियन
ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में बताना है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फर्स्ट है, इट इज द डिवीजन ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सबसे पहले ये इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का डिवीजन है, ठीक है, याद रखना। ये इसका डिवीजन नहीं है, किसका डिवीजन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का ये क्या है, डिवीजन है, ना कि इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। और ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है या क्या है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जो कहाँ पे बेस है, मेनली न्यू दिल्ली में बेस है, ठीक है। कब बनी थी, 1895 में बनी थी। मेंबरशिप इसकी मतलब बहुत सारी है, ठीक है। ये होगी हमारी क्या, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये किसका मतलब, ये जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कोड है ये किसका वो है, CII का, ठीक है। और ये वैसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है क्या, ये रेटिंग प्रोग्राम है जो एक्सक्लूसिवली रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए है, ठीक है। मेनली रेजिडेंशियल सेक्टर्स की जो बिल्डिंग्स है उनके लिए जो रेटिंग प्रोग्राम को जो चलाता है वो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। सेकंड है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन सिटीज रेटिंग इज ए वॉलंटरी एंड कंसेंसस बेस्ड प्रोग्राम। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि यस ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है और कंसेंसस बेस्ड प्रोग्राम है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। और अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग्स का अभी कितना है, अप्रोक्स 2% जो इंडिया में बिल्डिंग्स है वो क्या है, ग्रीन बिल्डिंग है, ठीक है। तो इंडिया का क्या ग्रेट पोटेंशियल है कि इंडिया इस सेक्टर में काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। ये तो होगी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो रेजिडेंशियल वगैरह के लिए होती है। क्या और भी कुछ रेटिंग्स है, यस एक और भी रेटिंग्स हैं, जैसे कि ग्रीहा आपने सुना होगा। ग्रीहा किसने चलाया, टेरी ने, TERI, दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने चलाया क्या, ग्रीहा, ठीक है। एक और चलती है जिसको बोलते हैं LEED इंडिया, ठीक है। LEED इंडिया, LEED क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन क्या है, ये LEED इंडिया है, ठीक है। याद रखना इसको। और इसको किसने चलाया है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कोड, इसको कौन चलाता है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसको चलाती है, किसको, LEED इंडिया को। वैसे LEED कहाँ की है, ये यूएस की ग्रीन बिल्डिंग कोड है, ठीक है। ये कहाँ की है, अगर LEED की बात करें ये यूएस की ग्रीन बिल्डिंग कोड है, लेकिन इंडिया में इसको कौन चलाता है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको किसके बारे में याद रखनी है, इनके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा मैंने, अगर आपने पिछले साल के करंट अफेयर्स देखे होंगे तो उसमें भी मैंने बताया होगा कि एक और चीज मैंने करवाई थी, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड। क्या करवाया था, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड। ये किसने शुरू किया, BEE ने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। किसने किया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। ये मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसके लिए, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए। एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। एक और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक और लॉन्च किया था जिसको क्या बोलते हैं, इकोनिवास। इकोनिवास। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये न्यूज में आती रहती है, तो आपको याद आना चाहिए कि अब ये किसने कौन से स्टार्ट किया है। और अगर आपको याद ना आए तो आप उसी टाइम पे आके क्या करोगे, या तो वीडियो देखोगे या फिर गूगल पे सर्च करोगे, ठीक है। तो ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इसने बोल रखा है कि किन किन प्लेसेस पे क्रूड ऑयल स्टोरेज जो है इंडिया में मेंटेन की गई है, ठीक है, फ्यूचर की पोटेंशियल एनर्जी नीड्स को ध्यान में रखते हुए। तो हमें बताना है कहाँ कहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व्स है ना, याद रखना वो 3 जगह पे हैं। 3 जगह पे कहाँ पे, एक तो मैंगलोर में है, मैंगलोर कहाँ पे, कर्नाटका में, एक पाडूर में है, ये भी कहाँ पे, कर्नाटका में, और एक है विशाखापट्टनम में। एक कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में है, ठीक है। तो ये विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्रा में है। तो ये तातीपाका में नहीं है, ठीक है, तातीपाका में नहीं है। ये कहाँ पे है, मैंगलोर केरला, और सॉरी मैंगलोर कर्नाटका और पाडूर कर्नाटका, इनमें है ये, ठीक है। अभी रिसेंटली 2 साइट्स और एडिशनल फैसिलिटीज अप्रूव हुई हैं इसके लिए। एक तो है उड़ीसा की चांदीकोल, एक तो क्या है, उड़ीसा की चांदीकोल साइट्स को देखा गया कि यहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स हैं वो बनाए जाएंगे। और इसके अलावा जो पाडूर में ही फैसिलिटीज है उसको डबल किया जाएगा, ठीक है। एक पाडूर में फैसिलिटी को डबल किया जाएगा, एक चांदीकोल जो है वहाँ पे एक न्यू फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिससे कि इंडिया की एनर्जी नीड्स जो है क्या है और भी ज्यादा मीट हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। वैसे इमरजेंसी का जो फ्यूल स्टोरेज जो होता है वो कौन वैसे करता कौन है इसको, कौन करता है इसको, करता है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड इसको करता है। ये है क्या, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि वोली ऑन सब्सिडी है किसकी, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की। किसकी है, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की। ये क्या है, एक सब्सिडियरी है। किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर है। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ही आती है, ठीक है। ये चीज आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कौन इसको क्या करता है, कौन इसको मेंटेन कर रहा है, ये इसको मेंटेन कर रही है। ये क्या एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, जो टोटली कौन ऑन करता है, इसको ऑन करता है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। और ये ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड में किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। आदर्श स्मारक स्कीम के बारे में बताना है। किसके बारे में, आदर्श स्मारक स्कीम के बारे में। सबसे पहले है, इट इज द स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन द कंट्री। थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को
डेवलप करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। ये किसके लिए है? ताकि जो भी आइडेंटिफाइड आदर्श स्मारक हैं, 100 आइडेंटिफाइड आदर्श स्मारक हैं, वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जा सकें। बेसिक एमिनिटीज, वाटर, टॉयलेट्स, ये सारी चीजें बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जा सकें, उसके लिए स्कीम है, ना कि इसके लिए। सेकंड, इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने चलाया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट रहूंगा, क्योंकि इसको किसने चलाया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने चलाया। किसने चलाया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने चलाया। 2014 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और अभी रिसेंटली ही जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने 100 मॉन्यूमेंट्स को, आदर्श स्मारक को आइडेंटिफाई करने के लिए बात की, इसलिए ये जो स्कीम थी न्यूज में थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो क्योंकि हमसे पूछा था करेक्ट तो एक भी नहीं है, तो नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। तो 34 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंड अप इंडिया स्कीम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज पहले देखी है, तो जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट करवाई थी सीरीज, तो उसका पहला क्वेश्चन यही था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके बारे में है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम देखो, सबसे पहले इट एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड SC and tribe by providing institutional credit for setting up an enterprise। स्टैंड अप इंडिया क्या करेगा? बिल्कुल ये करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेगा। किसको? वुमेन को, SC ST को, ताकि उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल सके कोई भी धंधा शुरू करने के लिए। सेकंड है, दी लोन्स आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। जो लोन्स है वो केवल और केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? याद रखना, इसमें क्या करने हैं आपको? इसमें आपको फाइनेंशियल उनको क्या देना है? इंस्टीट्यूशन क्रेडिट देना है। तो ऐसा कौन सी मिनिस्ट्री कर सकती है? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आते हैं। किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आते हैं। और उसमें भी कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आते हैं। 2016 में ये स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी। अब ये 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें लोन कितने तक का दिया जाएगा? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इसमें लोन दिया जाएगा, ठीक है। 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। और जो भी बैंक की ब्रांच है, कोई भी बैंक की जो ब्रांच है, उसको एटलीस्ट एक SC ST को और एक वुमेन को जो है लोन देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए 18+ एज वाली जो वुमेन्स है उनके लिए है, ठीक है। और अभी तो जो मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट होती थी पहले, जो मार्जिन मनी की जो रिक्वायरमेंट होती थी, इसमें पहले वो होती थी 25%। अब केवल और केवल उसको घटा के कितना कर दिया गया? 15% कर दिया गया है। किसकी? मार्जिन मनी की जो रिक्वायरमेंट है उसको, ठीक है। और क्या इसमें इंक्लूड किया गया? एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज को भी स्टैंड अप इंडिया स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया है, कि उसके भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो ये है वुमेन SC ST, ये क्या कर सकते हैं? जो मनी है वो बोरो कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के जो कनेक्ट सेंटर हैं वो कौन से हैं? नाबार्ड और सिडबी। कौन से हैं? नाबार्ड और सिडबी इसके कनेक्ट सेंटर है, ठीक है। नाबार्ड एंड सिडबी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। 35 का आंसर हमारा क्या आ गया? ए। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 36 पे। स्माइल स्कीम के बारे में बताना। स्माइल स्कीम किसके लिए है? देखो, अगर आपको स्माइल की फुल फॉर्म पता होगी तो आप कर लोगे। स्माइल है support for marginalized individuals for livelihood and enterprise। ये है इसकी क्या? ये है इसकी फुल फॉर्म स्माइल की, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये है क्या है? स्माइल स्कीम। किसने शुरू की है? याद रखना, ये किसने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको शुरू किया है, ठीक है। डिफरेंट वेलफेयर मेजर्स हैं इसके अंडर, और इसमें एक सब स्कीम भी है जिसमें क्या आता है? कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन जो बैगिंग में इन्वॉल्व है उनको, ठीक है। तो ये क्या करेगी? कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है इसमें, जो बैगिंग में इन्वॉल्व है इसमें ये भी इंक्लूड है, ये सब स्कीम के रूप में है, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या किया जाएगा? लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएंगी, एंटरप्राइज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड पीपल को, ठीक है। तो यही है इसकी मेन चीज। तो इसका आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट ए कलेक्शन ऑफ डिजिटल लैंड यूज डेटा। सबसे पहला कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में कौन सा है जिसने डिजिटल लैंड यूज डेटा को कंप्लीट कर लिया है? तो ऐसा याद रखना है जो आप सोच भी नहीं सकते, वो है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका कंटिनेंट है जिसने डिजिटल लैंड यूज डेटा को है जो है वो कंप्लीट कर दिया है। क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। इसमें जो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस है वो कौन करता है? याद रखना, किसने मिलकर किया है? एक तो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और एक है अफ्रीकन यूनियन कमीशन, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन कमीशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जो है वो इन्होंने की है, ठीक है। और इसकी बात करें, ये किस इनिशिएटिव के अंदर हुआ है? अफ्रीका में एक इनिशिएटिव चल रहा है, अफ्रीका में एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसको बोलते हैं अफ्रीकन ओपन डील इनिशिएटिव, DEAL, डील इनिशिएटिव। डील की फुल फॉर्म क्या है? डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड,
ठीक है। डेटा फ्रॉम एनवायरमेंट एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव, मतलब वहां से हमें क्या लेना है, डेटा लेना है। तो उसी के अंदर डेटा कलेक्शन और जो डेटा एनालिसिस किसने की, FAO और AUC ने, ठीक है। और पूरा डेटा इन्होंने कलेक्ट कर लिया। फिर इन्होंने ये बताया कि अप्रोक्स 7 बिलियन जो ट्रीज है ना अफ्रीका में, वो फॉरेस्ट से कहाँ है, बाहर है, ठीक है, फॉरेस्ट से बाहर है। और अभी जो है ज्यादा एरेबल लैंड है पहले से अफ्रीका में, ठीक है। तो और इन्होंने कौन से ईयर को कवर किया है, 2018 से 20 तक के जो पीरियड है उसको कवर किया है। तो ये स्टेटमेंट आपकी पता होनी चाहिए कि ये अफ्रीका में पहला लैंड यूज डाटा जो है वो कंप्लीट हुआ है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। उमंग ऐप, देखो कोई भी ऐप अगर हो ना, एक काम क्या करो, उसकी सबसे बेसिक फिलोसफी है कि आप जाओ और गूगल से, मतलब गूगल का प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर लो और फिर उसमें देखो कि इसमें क्या क्या है, तो आपको ना वो ऐप के बारे में कुछ कुछ चीजें याद हो जाएंगी। ये सबसे आसान तरीका है, पढ़ने के बजाय उसको फोन में डाउनलोड करके देखो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है इट ब्रिंग्स मेजर गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन ए सिंगल मोबाइल ऐप। सबसे पहले बहुत सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको सिंगल मोबाइल ऐप पे लेके आता है विद ए लार्जर गोल टू मेक द गवर्नमेंट एक्सेसिबल ऑन मोबाइल फोन्स ऑफ सिटीजंस। उसका लार्जर गोल होता है कि गवर्नमेंट को एक्सेसिबल करना मोबाइल फोन्स पे सिटीजन के। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। सेकंड है इट इज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है। तो याद रखना इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसकी क्या है, मिनिस्ट्री है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी और फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट थी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। सब फिर बोला है इट इज ए बाइलिंगुअल ऐप। याद रखना ये मल्टीलिंगुअल ऐप, बहुत सारी लैंग्वेजेस का इसमें यूज किया गया है। और हिंदी, ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें इसको किया गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और अगर उमंग की बात करें, इसकी फुल फॉर्म की बात करें, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या है, न्यू एज गवर्नेंस के लिए है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसके लिए है क्या, उमंग ऐप। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए, ठीक है। और गवर्नमेंट को जो था, गवर्नमेंट जो है उसको बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विसेज, बेस्ट एम मोबाइल गवर्नमेंट सर्विसेज अवार्ड भी मिला है, ठीक है। कहाँ पे 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 2018 में यूएई में हुई थी, ठीक है। 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 2018 में जो हुई थी, कहाँ पे, यूएई में। वहां पे क्या मिला है, बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विसेज अवार्ड, ठीक है। बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विसेज अवार्ड भी इसको मिला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में, उमंग ऐप के बारे में, ठीक है। उमंग ऐप को ये मिला है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 क्या बोलता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के बारे में बतानी है। सबसे पहले है ये यूनिफाइड अथॉरिटी है डेवलपमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं IFSC के इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट ही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि यस IFSC इन सब चीजों को क्या करता है, डेवलप करता है, रेगुलेट करता है। सेकंड है प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IFSC द डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स RBI, SEBI एंड PFRDA IRDA रेगुलेटेड द बिजनेस इन IFSC। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। IFSC के आने से पहले ये सारे इसको रेगुलेट करते थे। गिफ्ट IFSC इज द मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन इंडिया। ये जो गिफ्ट IFSC है ये पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंडिया में। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी। और ये किस एक्ट के अंदर बनी है, IFSCA एक्ट के अंदर बनी है, जो कब आया था, 2019 में आया था, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, कहाँ पे है, गिफ्ट सिटी गुजरात में, गांधीनगर में इसके हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, गुजरात में। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्ट करना, जो भी इंडियन इकोनॉमी की नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उन पर फोकस करना, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना एंटायर रीजन के लिए, ठीक है। और अगर अब बात करें, एक फैक्ट मैंने पहले भी बताया था, जो गिफ्ट सिटी है वो किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, वो कौन से, साबरमती, ठीक है, साबरमती के किनारे, ठीक है, साबरमती के किनारे पे कौन सी, गिफ्ट सिटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर ये वाला हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है कि स्पीकर के बारे में बताना है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताना है। कल भी ये क्वेश्चन आया था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन द लोकसभा लाइज वैकेंट इट शुड बी फिल्ड विद इन 15 डेज। मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं डिफाइन कर रखा कि कैसे लोकसभा स्पीकर को आपको इलेक्ट करना है और कितने दिन में करना है, कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की गई है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है द स्पीकर एंड स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द लोकसभा मेंबर्स बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। जो ये चीज ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट सही है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहां से इलेक्ट किए जाएंगे, वो लोकसभा से ही सिलेक्ट किए जाएंगे सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो नॉर्मल सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको नहीं डिफाइन कर रखा कि कितने दिन में इनको इलेक्ट करना है और
किस प्रोसेस से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया बी। और मैंने बता रखा है पॉलिटी अभी हमारी होनी है, तो आप वहाँ पे आके हमारी बहुत ही अच्छे से लिस्ट चलेगी, वो भी देख सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ए फ्यूचर फॉर ऑल, ए नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, उसके बारे में बताना है। तो ये रिपोर्ट किसने निकाली है, ये चीज़ बतानी है हमें, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, हमें बतानी है। सबसे पहले ये ज्वाइंटली WWF और UNEP ने ये ज्वाइंटली पब्लिश किया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उन्हीं ने इसको क्या किया है, पब्लिश किया है। सेकंड है मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरियाज ओनली कवर 9% ऑफ टोटल एरिया ग्लोबली, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। मैराइन और टेरेस्ट्रियल जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो ओनली 9.67% एरिया को कवर करते हैं ग्लोबली, बिल्कुल सही है। थर्ड है इन इंडिया एंटायर टाइगर हैबिटेट लाइज इन प्रोटेक्टेड एरियाज ओनली, इंडिया में जो पूरा जो टाइगर हैबिटेट है वो प्रोटेक्टेड एरियाज में ही पाया जाता है, ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमें बतानी है। तो याद रखना ये चीज़ कि इंडिया में जो ये बात कर रखी है ना, ये ऐसा नहीं है, क्या है, ये ऐसा नहीं है, ओनली 35% है, ओनली क्या है 35% से सारे नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या आ गया बी, ठीक है। आंसर क्या आ गया बी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अदर ऑब्जर्वेशन भी इन्होंने किए हैं, जैसे कि अप्रोक्स जो 40% लाइन रेंज है, अप्रोक्स कितनी 40% जो लाइन रेंज है, और अप्रोक्स 70% जो अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट रेंज है वो किससे प्रोटेक्टेड एरिया से आउटसाइड है, किससे प्रोटेक्टेड एरिया से आउटसाइड है। और ये टाइगर रेंज कितने हैं, 35% आउटसाइड है, ठीक है। 25% आउटसाइड है किससे, प्रोटेक्टेड एरिया की रेंज से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में भी इन्होंने बात की है, ठीक है। और ये भी बताई है कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है वो गिर गई है 1970s के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और एक और चीज़ यूज होती है जिसको बोलते हैं सोनितपुर मॉडल, याद रखना सोनितपुर मॉडल अगर आ जाए तो इसमें क्या चीज़ वो है, तो याद रखना सोनितपुर मॉडल किसने यूज़ किया था, WWF इंडिया ने यूज़ किया था। और मेन चीज़ इसमें क्या है कि कम्युनिटी के मेंबर्स को कनेक्ट करना है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, कम्युनिटी के मेंबर्स को कनेक्ट करता है कोई भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको बोला जाता है सोनितपुर मॉडल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें आंसर क्या आ गया बी, ठीक है। आंसर क्या आ गया बी, सारी चीज़ें हो जाती है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे। इंडिया की इंडस्ट्रियलाइज्ड लैंड बैंक, सॉरी इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो है, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ठीक है, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के बारे में बात करनी है। It is a GIS based portal with all industrial infrastructure related information, ठीक है। तो यस ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये GIS बेस्ड पोर्टल है जिसमें जितने भी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड है ये किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। ये किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्टार्ट किया इसको, किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्टार्ट किया है। और कब किया, 2020 में इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। और अप्रोक्स अभी करंटली जो है 4000 इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो अक्रॉस जो 5 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड में क्या कर दिए गए हैं, मैप कर दिए गए हैं, अप्रोक्स 4000। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ए। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्या बोलता है, DBGNVOC। अगर आप इसकी फुल फॉर्म अगर आप आंसर में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो इसकी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डेटाबेस ऑफ जीनोमिक वेरिएशन इन ओरल कैंसर, डेटा बेस फॉर जीनोमिक वेरिएशन ऑन ओरल कैंसर, ठीक है। तो ये पूरी ही फुल फॉर्म ही दे रखी है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, सी। वर्ल्ड की फर्स्ट ब्राउजेबल ऑनलाइन डेटाबेस है, क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट ब्राउजेबल ऑनलाइन डेटाबेस है जिसके बारे में डेटाबेस के बारे में आप पता कर सकते हो, ठीक है। और ये किसने की है, ये की है बाय DBT NIBNIG। ये NIBNIG क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स कल्याणी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स कल्याणी ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। और दूसरी चीज़ ये DBT ये क्या है, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है, फंड करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है ये क्या, NIBNIG, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करनी है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। सबसे पहले है इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सबसे पहले क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये किसके अंडर बनी है, एक स्टैट्यूट के अंडर बनी है। तो एक्ट कौन सा है वो याद रखना, RTI एक्ट 2005 के अंडर ये बनी है, ठीक है। 2005 में बनी थी, किसके अंडर, RTI एक्ट के अंडर। तो ये कौन सी बॉडी हुई, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकंड है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है। ये सारे क्या पॉलिटी के क्वेश्चन है, और जब पॉलिटी की सीरीज होगी तो इसको बहुत ही अच्छे से करवाया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, डायरेक्ट आंसर आ गया क्या, सी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, सी। द कमीशन हैज सुओ मोटो पावर टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड। अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है तो उनके पास सुओ मोटो पावर है किसी भी मैटर को इंक्वायर करने की। ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आंसर इसका क्या आ गया, सी। इसके जो मेंबर्स होते हैं, एक होता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उसके अलावा जो 10 से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो और नहीं होने चाहिए।
उनका टेन्योर अप्रोक्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है वैसे तो, और लेकिन वैसे 5 ईयर्स है और 65 ईयर ऑफ एज तक है। याद रखना ये री एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है, ये री एलिजिबल नहीं, री अपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता है, याद रखना री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और इनका जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है, क्या होता है इनका डिसीजन, फाइनल एंड बाइंडिंग। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल जो थी कब बनी थी, 2016 में बनी थी। किसके में बनी थी, 2016 में बनी थी। और ये स्टेटमेंट जो, कितने स्टेटमेंट्स इसमें हमारी दे रखी हैं, 2 ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसको कौन चेयर करता है, देखो इसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये किसके अंडर बनी थी, देखो ये वाटर एक्ट के अंडर नहीं बनी थी, किसके अंडर बनी थी, रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट जो भी है ऑथोरिटीज ऑर्डर रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग ये बनी थी, ठीक है। गंगा रूल्स के अंडर ये बनी थी। और किसको रिप्लेस करके ये बनी थी, याद रखना, उससे पहले चलती थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी को डिसॉल्व करके ये बनी थी, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन रूल्स के अंदर मैंने अभी बताया कि किन रूल्स के अंदर बनी है, रिवर गंगा रिजुविनेशन जो ऑथोरिटी ऑर्डर है उसके अंडर बनी है। लेकिन एक्ट कौन सा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये बनी थी। एक और मिशन चल रहा है जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये भी नेशनल गंगा काउंसिल की क्या है, एक इंप्लीमेंटेशन आर्म है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, एक इंप्लीमेंटेशन आर्म है किसकी, नेशनल गंगा काउंसिल की, ठीक है। 2011 में एज ए सोसाइटी रजिस्टर हुई थी और इसमें 2 टियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, एक है गवर्निंग काउंसिल, एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 46। ये क्वेश्चन हम पहले वाली सीरीज में भी करवा चुके हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन, इस्तांबुल कन्वेंशन किसके लिए, वुमेन को वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड है टर्की बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द कन्वेंशन। टर्की ने इससे विड्रॉ कर लिया। याद रखना टर्की ही ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले इसको रेटिफाई किया था और पहले ही अब कंट्री है जिसने इसको क्या किया है, विड्रॉ किया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है इंडिया इज पार्टी टू दिस कन्वेंशन, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। याद रखना इंडिया इसका कभी पार्ट था ही नहीं इस कन्वेंशन का। तो ये मैंने पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आ गया बी, ठीक है। इंडिया इसका पार्टी नहीं है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। और इसको और क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आ जाए काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन क्या है, तो वो भी क्या है, इस्तांबुल कन्वेंशन को ही बोलते हैं, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव कब आया था, वैसे मेनली 2011 में आया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेनली इसका वायलेंस को प्रिवेंट करना, फिर दूसरी चीज इक्वालिटी को प्रमोट करना, उसके बाद रिहेबिलिटेशन जो मेजर्स हैं उनको प्रोटेक्शन करना उनकी, ठीक है। या ये चीजें हैं इसमें। और जो भी अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर इसको रेटिफाई करती है तो वो क्या हो जाती है, लीगली बाइंड हो जाती है उनके जो चीजें हैं उनको फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसको साइन करने के बाद आप बाइंड हो जाओगे कि आपको वो काम तो करनी है, ठीक है। अभी अप्रोक्स कितने मार्च अगर 2019 से बात करें तो 19 तक की बात करें तो अप्रोक्स 45 कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को साइन कर दिया था और साथ में ईयू ने भी साइन कर दिया था। अभी टर्की पहली कंट्री बनी है जिसने इसको क्या किया था, सबसे पहले रेटिफाई भी किया था और अब डिनाउंस भी कर रहा है। कब, 2021 में, ठीक है। और ये फोर्स में वैसे कब आई थी, वैसे बनी 2011 में थी, फोर्स में कब आई थी, 2014 में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फोर्स में कब आती है कोई चीज, वो चीज ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर आ गया बी। आ जाते हैं 47 पे। नेशनल कमीशन फॉर ऑफ वुमेन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में बात करनी है। सबसे पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो याद रखना है क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर बनी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंडर बनी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में ये बनी है, ठीक है। 1992 में बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही देख लेते हैं। सेकंड है 5 मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन एंड 2 अदर मेंबर्स। ये 5 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और अदर 2 मेंबर्स होते हैं। तो याद रखना इसमें, याद रखना टोटल 7 मेंबर्स बॉडी होती है। टोटल कितने होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं चेयरमैन को मिला के। चेयरमैन ऐसे पर्सन होना चाहिए जो भी कमिटेड हो वुमेन के कोज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। साथ में 5 मेंबर्स, मतलब एक हो गया चेयरपर्सन, इसमें से एक हो गया चेयरपर्सन, एक हो गया 5 मेंबर्स और साथ में क्या होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। ये बहुत सारे लॉज को रिव्यू करती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो बहुत सारे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो सेकंड भी रॉन्ग होगी। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, डी, कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसने बोल रखा है कि एटलीस्ट 1 मेंबर ईच शैल फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST एंड माइनॉरिटी रिस्पेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे होने चाहिए कि ऐसा कोई वो नहीं है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी क्या है, हमारी रॉन्ग है। बहुत सारे लॉज को मैंने अभी बताया कि वो क्या करती है, रिव्यू करती है। जैसे कि डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट उसको करेगी, PNDT एक्ट उसको करेगी, IPC को देखेगी, ठीक है। तो याद रखना ये सारे लॉज को भी रिव्यू करती है वो।
पहली नेशनल कमिश्नर कौन बनी थी? जयंती पटनायक। कौन बनी थी? जयंती पटनायक। याद रखना, जयंती पटनायक क्या बनी थी? पहली नेशनल कमिश्नर फॉर वुमेन बनी थी। तो याद रखना ये थी पहली वो। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्या बोलता है? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो आयंस क्या आपने सुना होगा? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं? ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है? तो याद रखना, देखो ऑस्ट्रेलिया, जो भी इंडियन ओशन से सराउंडेड कंट्री होंगी वो तो होंगी ऑस्ट्रेलिया है, मोजाम्बिक है, जापान नहीं है। ठीक है, याद रखना जापान नहीं है उसमें। तो थर्ड स्टेटमेंट काट दो। थर्ड स्टेटमेंट काटते ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या उसके बाद क्या है हमारा? थर्ड स्टेटमेंट काटनी थी, हाँ थर्ड स्टेटमेंट काटनी है। उसके बाद हमारा क्या? फ्रांस भी आता है उसमें और मेडागास्कर भी आता है। ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो मेन बेस्ट आंसर जो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? सी। ठीक है, जापान इसका मेंबर नहीं है। आयंस क्या है? एक बायनियल इवेंट है। 2008 में ये स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया गया था। कब? 2008 में। ये क्या है? एक नेवल प्रोग्राम है। ठीक है, बायनियल इवेंट है। क्या है? एक बायनियल इवेंट है। बायनियल इवेंट है, वॉलंटरी प्रोग्राम है और इंक्लूसिव इनिशिएटिव है, जो बहुत सारी नेवीज को इंडियन ओशन रीजन की एक साथ लेके आएगा ताकि मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ सके और रीजनल सिक्योरिटी बढ़ सके। ठीक है, और इसमें चेयरमैनशिप जो है रोटेट करती रहती है। 2 साल तक एक कंट्री के पास रहती है, फिर 2 साल तक एक कंट्री के पास रहती है। ठीक है, और इसमें कितनी कंट्रीज है? 24 कंट्रीज जिसके मेंबर्स हैं, जो भी इंडियन ओशन को सराउंड करते हैं। चीज ध्यान रखनी है। और इसमें 8 ऑब्जर्वर्स नेशन है, जिसमें जापान भी एक कंट्री है। ठीक है, याद रखना है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है? सी। आ जाते हैं 49 पे। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कई बार हम करवा चुके हैं, कई बार। ठीक है, एक बार भी नहीं, कई बार। तो इसका सबसे पहले इसको कौन निकालता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, बिल्कुल ये निकालती है इसको। सेकंड है, इंडिया रैंक्ड बिलो चाइना एंड पाकिस्तान इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो अभी इंडिया की रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव की है। अभी इंडिया क्या आ गया? टॉप 10 में आ गया। लेकिन चाइना कहाँ पे? 33 पे। और पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान तो और भी बहुत पीछे 79 या कुछ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इंडिया की रैंक बिलो नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। अगर सेकंड रॉन्ग होगी और हमारी फर्स्ट करेक्ट है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या? ए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? ए। थर्ड है, सर्ट इन इज नोडल एजेंसी। बिल्कुल, जो इसको डील करती है वो कौन सी एजेंसी? सर्ट इन। ठीक है, याद रखनी है ये चीज़ भी। और उसके बाद आते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज ऑब्जर्वर स्टेटस विद यूएन। याद रखनी है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में बात चल रही है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन याद रखना स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, ऑब्जर्वर वगैरह स्टेटस नहीं है। क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। और कब बनी थी? 1865 में बनी थी। कब बनी थी? 1865 में बनी थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मेंबर्स इसमें टोटल कितने? 193 मेंबर्स हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में। और जो भी यूएन के मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के भी बन सकते हैं। ठीक है, और याद रखना इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर। बोलो इंडिया मेंबर है कि नहीं? इंडिया भी इसका मेंबर है। तो ये होगी हमारी सेकंड रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। आंसर आ गया ये। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होती है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होती है? याद रखना क्या होता है? जब भी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है ना, जब भी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? देख लेते हैं इसमें लिख क्या रखा है। फर्स्ट द मेजर कॉज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस न्यू ग्लेशियर लेक्स इन हिंदू कुश हिमालयस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। देखो मेन चीज क्या है? जब क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या होता है? गर्मी बढ़ती है। ठीक है, मतलब हीट होती है तो जो एल्बिडो जो होता है ना, वो एल्बिडो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, एल्बिडो जो है कम हो जाता है। अगर एल्बिडो कम हो जाता है तो क्या होती है? ज्यादा रेडिएशन सन से आएंगी, सन की ज्यादा रेडिएशन अर्थ पे आएंगी। अगर सन की ज्यादा रेडिएशन अर्थ पे आएंगी तो प्लेनेट क्या करेगा? उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, प्लेनेट क्या करेगा? उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। और जब उन को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर अर्थ का क्या करेगा? राइज करेगा। ठीक है, टेम्परेचर अर्थ का राइज करेगा। और जब टेम्परेचर अर्थ का राइज करेगा तो क्या होगा? आइस क्या करेगी? मेल्ट करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जहाँ पे भी ग्लेशियर्स है वहाँ पे क्या बन जाएंगे? ग्लेशियर लेक्स बन जाएंगे। और जब वो लेक्स बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबल हो जाएंगे, जब वो अपने आप को उसमें पानी संभाल नहीं पाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो मेन कहाँ पे बनते हैं? हिंदू कुश हिमालयाज क्लाइमेट चेंज के कारण बनते हैं। तो बिल्कुल क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है कि क्लाइमेट चेंज लेड्स टू इंक्रीज्ड एल्बिडो। तो एल्बिडो क्या हो जाता है? क्लाइमेट चेंज से एल्बिडो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्बिडो कम हो जाता है और जिससे ग्लेशियर लेक्स बनते हैं। एल्बिडो कम होने के कारण ग्लेशियर लेक्स बनते हैं, ना कि बढ़ने के कारण। अगर एल्बिडो हमारा बढ़ जाएगा, एल्बिडो क्या होता है? रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, मतलब जो सन की रेज आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी को बोलते हैं क्या? एल्बिडो। अगर ये ज्यादा होगा तो सन की रेज अर्थ के अंदर कम आ पाएंगी, टेम्परेचर कम वो होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ये चीज है। और ये मेनली ये किसने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। किसने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। तो ये होगी हमारी क्या? आंसर ए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, क्योंकि आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और अभी तो जो हमारे लेक्चर आने वाले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं आज के इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।